हाय गाइस, आई एम डियर एक्सेसफुल पटेल एंड वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल फार्मा क्योर। आज के समय में कई प्रकार की ऐसी समस्याएं हैं जिन समस्याओं को अंधविश्वास से जोड़ा जाता है, जिनमें से आंखों का फड़कना भी एक अंधविश्वास से जोड़ा जाता है कि यदि आपकी दाईं आंख फड़क रही है तो मीन्स शुभ होने वाला है, कुछ अच्छा होने वाला है। यदि आपकी बाईं आंख फड़क रही है तो कुछ बुरा होने वाला है, कुछ अशुभ होने वाला है। तो आज हम इसी टॉपिक पर बात करने वाले हैं, आई ट्विचिंग पर या आंखों के फड़कने पर। कई बार यह एक ऐसी समस्या है जिसको अंधविश्वास से ही जोड़ा जाता है। तो यदि अंधविश्वास के चक्कर में यदि पड़े रहे तो कई बार ऐसी समस्याएं आपकी जान भी ले सकती हैं। तो आई ट्विचिंग मीन्स आंखों को फड़कना एक नॉर्मल समस्या नहीं होती है। तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, डिटेल में डिस्कस करेंगे कि आंख हमारी क्यों फड़कती है, मीन्स आई ट्विचिंग क्यों होता है, क्या इसके कारण हो सकते हैं, कौन कौन सी डिसीज कंडीशन हो सकती है, हम कैसे इसका इलाज कर सकते हैं और कौन कौन सी दवाएं इसके इलाज में उपयोग की जाती हैं, सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें, वीडियो काफ़ी नॉलेजेबल और हेल्पफुल रहने वाला है। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि आई ट्विचिंग और आँख का फड़कना, आँख क्यों फड़कती है। देखिए, आँख फड़कना एक ऐसी समस्या है जिसको आज भी पढ़े लिखे लोग भी इसको अंधविश्वास से जोड़ते हैं। तो अंधविश्वास में यदि आप पड़े रहे तो आपको बहुत सी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें, वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि आई ट्विचिंग, आँख क्यों फड़कती है। देखिए, आँख हमेशा नॉर्मली नहीं फड़कती है, कई बार ये लाइफ स्टाइल की वजह से भी फड़कती है। यदि आपका लाइफ स्टाइल ठीक नहीं है तो इस वजह से भी फड़कती है। तो एक कोई दिक्कत वाली चीज़ नहीं होती है। लाइफ स्टाइल को यदि आप ठीक रखते हैं तो ये नॉर्मली ठीक हो जाती है। लेकिन यदि हम एक्चुअल में यदि कारण की बात करें कि आँख फड़कने का एक्चुअल कारण क्या होता है, तो वह होता है स्ट्रेन के कारण, आई स्ट्रेन के कारण। आँखों में जो तनाव होता है, जो मसल्स होती हैं उनमें सिकुड़न के कारण होता है। आँखों की मसल सिकुड़ने लगती हैं और उसमें स्ट्रेन बन जाता है, जिसकी वजह से उसमें जो नर्व टिश्यूज होते हैं और जो मसल्स होती हैं उसमें तेज अकड़न होती है, अकड़ जाती हैं वह, जिसकी वजह से आपकी आँख फड़कने लगती है। और यह जो आँख फड़कना है कई बार बहुत बड़ी बड़ी बीमारियों का रूप ले लेती है। यदि हम साफ शब्दों में कहें तो आई की मसल्स पर मीन्स आँखों की मसल्स पर एक तनाव बन जाता है। तनाव की वजह से जो मसल्स होती हैं वह अकड़ने लगती हैं, इस वजह से जो हमारी आँखें होती हैं वह फड़कने लगती हैं, आई ट्विचिंग होने लगती है। तो अब हम बात करते हैं कि इसके कौन कौन से कारण हो सकते हैं। मेडिकल लैंग्वेज में इसे 3 मेन कारणों को दर्शाया गया है, जिसमें फर्स्ट होता है मायोकेमिया, ब्लेफेरोस्पाज्म और हेमीफेशियल स्पाज्म। जिसमें से यदि हम मायोकेमिया की यदि बात करें तो मायोकेमिया एक प्रकार की नॉर्मल कंडीशन होती है। यह आमतौर पर आपके लाइफ स्टाइल से जुड़ा होता है। लाइफ स्टाइल ठीक ना होने की वजह से कई बार आंखों पर तनाव बढ़ जाता है और आंखों में अकड़न आ जाती है और जो आंखों की जो मसल्स होती हैं, जो नर्व टिश्यू होते हैं वह अकड़ने लगते हैं। तो इस वजह से जो समस्या होती है आंख फड़कने की वह एक नॉर्मल समस्या होती है, जिसमें से दिन में 2 या 3 बार आंख फड़क सकती है। तो यह नॉर्मली ठीक हो जाती है, इसमें ट्रीटमेंट की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। यदि आप लाइफ स्टाइल को ठीक रखते हैं तो इसको ठीक कर सकते हैं। नेक्स्ट होता है ब्लेफेरोस्पाज्म या हेमीफेशियल स्पाज्म। यह बहुत ही दोनों खतरनाक समस्या होती है, बहुत ही डेंजरस समस्याएं होती हैं। दोनों को मैंने इसलिए कंबाइन कर दिया कि यह लाइफ स्टाइल से नहीं जुड़ी होती हैं और दोनों ही बहुत ही डेंजरस होती हैं। ब्लेफेरोस्पाज्म या हेमीफेशियल स्पाज्म, यह इसका कारण एक आनुवांशिक कारण भी हो सकता है, मीन्स जन्मजात कारण भी हो सकता है। इसमें क्या होता है कि कई बार पेशेंट अपनी आंखों को फड़कना चाहकर भी बंद नहीं कर पाता है, पूरा दिन बिल्कुल रेगुलर वह उसकी आंखें जो होती हैं फड़कती रहती हैं, वह चाहकर भी आंखों का फड़कना बंद नहीं कर पाता है। इसमें उसको ट्रीटमेंट लेने की आवश्यकता पड़ती ही है, डॉक्टर से सलाह लेने की आवश्यकता पड़ती ही है। तो इसमें ट्रीटमेंट की आवश्यकता आपको पड़ेगी ही, आप बिना ट्रीटमेंट के ठीक नहीं हो सकते। तो ये तो होगा 3 मेडिकल कारण जिनको मेडिकल लैंग्वेज में दर्शाया गया है। अब हम कुछ हट के बात करते हैं कि आपके यह कारण लाइफस्टाइल से भी जुड़े हो सकते हैं और अन्य प्रकार की डिसीज से संबंधित भी हो सकते हैं, जैसे कि सर्विकल डिस्टोनिया या डिस्टोनिया। कई बार गर्दन मुड़ जाती है, गर्दन में दर्द रहता है, इसकी वजह से भी आंखों पर तनाव बढ़ जाता है, स्ट्रेन बढ़ जाता है। और नेक्स्ट होता है बीन पल्सी। यदि आपकी बीन्स में इन्फ्लामेशन है या किसी वजह से क्लॉट्स बन रहे हैं तो इसकी वजह से भी हो जाती है। और स्क्लेरोसिस या मल्टीपल स्क्लेरोसिस, कई बार आपकी बॉडी में जगह जगह पर दर्द होता है, जगह जगह पर इन्फ्लामेशन है, तो इसकी वजह से भी आंखों का तनाव बढ़ जाता है। नेक्स्ट होता है पार्किंसन डिसीज या ब्रेन डिसऑर्डर। जैसे यदि उस व्यक्ति को, किसी पेशेंट को यदि आई ट्विचिंग हो रही है
तो हो सकता है उसको ब्रेन डिसऑर्डर हो या एंजाइटी हो, उसको चिंता हो, डिप्रेशन में हो वो पेशेंट। तो डिप्रेशन की वजह से, एंजाइटी या ब्रेन डिसऑर्डर की वजह से भी आंखों पर बहुत ज़्यादा तनाव पड़ता है, जिसकी वजह से मसल सिकुड़ने लगती हैं और आई ट्विचिंग होने लगती है। नेक्स्ट होता है विटामिन डेफिशिएंसी। कई बार आपकी बॉडी में कई प्रकार के विटामिन की डेफिशिएंसी होती है, लेकिन हमें पता नहीं चलता है। जब हम टेस्ट कराते हैं और तब हमें फाइंड आउट होता है, लेकिन हम इस समस्या से जूझते रहते हैं, लेकिन हम यह फाइंड आउट नहीं कर पाते हैं कि हमारे बॉडी में विटामिन की डेफिशिएंसी है। यदि आप लंबे समय से यदि कमज़ोर पड़ रहे हैं, मीन्स कमजोरी है, वीकनेस है, तो यह भी एक साइन हो सकता है कि आपकी बॉडी में विटामिन की डेफिशिएंसी है, लाइक विटामिन B6, विटामिन B12 या मिथाइल कोबालामिन या साइनोकोबालामिन हम जिसको बोल सकते हैं, विटामिन D, विटामिन C। इस प्रकार के आपके बॉडी में विटामिन की डेफिशिएंसी के कारण भी आंखों में ट्विचिंग हो सकती है। नेक्स्ट एंड लास्ट होता है लाइफस्टाइल। यदि आपका लाइफस्टाइल ठीक नहीं है, आप अपने लाइफस्टाइल में किसी नशे के आदी हो चुके हैं, लाइक शराब या धूम्रपान, किसी भी प्रकार के नशे के आदी हो चुके हैं, तो यह भी, इसकी वजह से भी आपकी आंखों पर काफ़ी तनाव पड़ता है। और कुछ ऐसे भी लाइफस्टाइल के कारण हो सकते हैं, जैसे कि कई बार आप ज़्यादा चाय पीते हैं, ज़्यादा कैफीन इनटेक करते हैं और ज़्यादा कॉफ़ी पीते हैं, इसकी वजह से भी आंखों पर तनाव बढ़ता है। कैसे कि जब भी आप कॉफ़ी या चाय पीते हैं तो यह क्या करता है कि आपके जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है उसको स्टिमुलेट कर देता है, और जब यह चीज़ें आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेट करती हैं तो आपको चाहकर भी नींद नहीं आ पाती है, मीन्स आप थकान का अनुभव नहीं कर पाते। और जब आप थकान का अनुभव नहीं कर पाते तो आपको जितनी भी नींद की आवश्यकता होती है उस हिसाब से आपका बॉडी आपके लिए वीकनेस प्रोवाइड नहीं कर पाता है, आपको थकान का अनुभव प्रदान नहीं करा पाता है और आपकी नींद अधूरी रह जाती है। इस वजह से भी आंखों पर तनाव पड़ता है। और कई बार ऐसी भी होती है कि हमें बहुत ज़्यादा काम पड़ता है, बहुत ज़्यादा, यदि कोई कंप्यूटर के सामने बैठा रहता है, लैपटॉप के सामने बैठा रहता है या मोबाइल बहुत ज़्यादा यूज़ करता है, इस वजह से भी आंखों पर स्ट्रेन बढ़ता है और इस वजह से भी आंखों की जो मसल्स होती हैं वह सिकुड़ने लगती हैं, उन पर बहुत ज़्यादा तनाव आता है और उसमें अकड़न आ जाती है और आई ट्विचिंग होने लगती है। तो ये थे कुछ कारण जिसकी वजह से आंखों में तनाव बढ़ता है और आई ट्विचिंग मीन्स आंखें फड़कने लगती हैं। यदि हम इसकी पहचान की बात करें या हम इसमें डायग्नोसिस की बात करें या हम यूँ कहें कि इसमें हम कौन कौन से टेस्ट करा सकते हैं, देखिए, तो इसमें आप जो भी अभी तक मैंने जो भी कारण बताए हैं, तो कारण को यदि आपको फाइंड आउट करना है तो उसी कारण का आपको टेस्ट कराना पड़ेगा। लाइक बीन पल्सी, यदि आपका ब्लड वेसल्स हैं जो, उसका टेस्ट कराने के लिए आप CBC करा सकती हैं, कंप्लीट ब्लड काउंट टेस्ट करा सकती हैं। यदि उसे कोई किसी भी प्रकार की यदि एंजाइटी है या ब्रेन डिसऑर्डर है सच एज पार्किंसन डिसीज, तो आप ऐसे ब्रेन CT स्कैन करा सकते हैं, ब्रेन MRI करा सकते हैं। या आपको यदि विटामिन डेफिशिएंसी का टेस्ट कराना है तो आप विटामिन डेफिशिएंसी का भी टेस्ट करा सकते हैं, एनीमिया का टेस्ट भी करा सकते हैं। तो जो भी अभी तक मैंने जो भी इसके लिए कारण बताए हैं, रिस्पॉन्सिबल कारण बताए हैं, तो आप एक एक करके इन सभी का टेस्ट करा सकते हैं और फाइंड आउट कर सकते हैं कि किसकी वजह से यह समस्या हो रही है और उसका निदान करने में आसानी होती है। यदि मैं एक एक टेस्ट को बताऊंगा तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो आप सीधा सा ये समझें कि जो जो कारण मैंने अभी तक बताए हैं इन सभी कारणों का आप टेस्ट करा सकते हैं और फाइंड आउट कर सकते हैं कि हमें क्या ट्रीटमेंट सुटेबल है। तो डायरेक्टली हम चलते हैं इसके ट्रीटमेंट के बारे में। मीन्स यदि किसी पेशेंट का आई ट्विचिंग हो रहा है तो हम उसको किस प्रकार की टैबलेट्स से उसका इलाज करेंगे, किस प्रकार की दवाइयाँ इसके इलाज में उपयोग की जाती हैं। तो सबसे पहला होता है ब्रेन डिसऑर्डर, या उसे कोई यदि ब्रेन डिसऑर्डर है, एंजाइटी है, डिप्रेशन है, तो उसमें ऐसी दवाइयाँ देनी पड़ेंगी हमें जो कि उसकी ब्रेन की एक्टिविटी को कम करें, मीन्स ब्रेन की एक्टिविटी को डिक्रीज कर दें, सच एज ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेशन दवा। ऐसी दवाएं जो या तो उसकी जो ब्रेन की जो एक्टिविटी है उसको स्टिमुलेट कर दें, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेट करें, या हमें ऐसी दवाएं देनी पड़ेंगी जो कि उसकी सोचने की जो क्षमता है उसको कम कर दें। कई बार कुछ बहुत ज़्यादा सोचता है मरीज और इसमें चिंता होती है, तो ऐसी दवाएं देनी पड़ेंगी जो कि उसकी ब्रेन की एक्टिविटी को कम करें, सच एज क्लोनाजेपाम, एल्प्राजोलम और कार्बामेजापिन। ये जो दवाएं होती हैं यह उसकी ब्रेन की एक्टिविटी को कम करती हैं, और जब इन दवाओं को वह पेशेंट यदि सेवन करता है तो उसकी ब्रेन की एक्टिविटी कम होती है और सोचने की क्षमता थोड़ा कम हो जाती है, जिससे उसे एंजाइटी बहुत कम होती है, डिप्रेशन में नहीं रहता है। तो इस वजह से उसकी आंखों में जो तनाव है वह कम हो जाता है। नेक्स्ट होता है बीन पल्सी, मीन्स यदि बीन्स का इन्फ्लामेशन है, उसकी बीन्स में क्लॉट्स जम गए हैं, तो इसके लिए हमें देनी पड़ेंगी एंटी क्लॉटिंग ड्रग देनी पड़ेंगी, लाइक टिसिप्लाज्मिनोजन या एंटीथ्रोम्बिन।
जिसमें मार्केट में यदि हम बात करें तो इंजेक्शन आता है इनॉक्सापेरिन नाम से। इनॉक्सापेरिन नाम से मार्केट में इंजेक्शन आता है जो कि एंटी क्लॉटिंग वर्क करता है, जो यदि बीन्स में किसी प्रकार के यदि क्लॉट्स जम गए तो उनको पिघलाने का काम करता है, उनको डिसॉल्व करने का काम करता है। इसी में हमें कुछ स्टेरॉइड भी देनी पड़ेंगी जिसमें जो कि इन्फ्लामेशन को कम कर दे, जैसे डेक्सामेथासन, बीटामेथासन, और कुछ ऐसी दवाएं देनी पड़ेंगी जो एंटी इन्फ्लामेटरी का काम करे, जैसे पैरासीटामोल और आइबुप्रोफेन। नेक्स्ट होता है डिस्टोनिया या सर्विकल डिस्टोनिया। कई बार गर्दन में दर्द होता है और गर्दन इस प्रकार से किसी साइड की तरफ, एक साइड की तरफ मुड़ जाती है और बहुत ज़्यादा उसमें पेन होता है, तो हमें ऐसी दवाइयाँ देनी पड़ेंगी जो कि गर्दन के इन्फ्लामेशन को कम करें और गर्दन के पेन को कम करें। तो हमें पेन किलर दवाइयाँ देनी पड़ेंगी, स्टेरॉइड या इम्यूनोसप्रेसेंट दवाइयाँ देनी पड़ेंगी और एंटी इन्फ्लामेटरी दवाइयाँ देनी पड़ेंगी। एंटी इन्फ्लामेटरी की यदि हम बात करें तो सच एस पैरासीटामोल, आइबुप्रोफेन। इम्यूनोसप्रेसेंट या स्टेरॉइड की बात करें तो डेक्सामेथासन या बीटामेथासन हम दे सकते हैं। पेन किलर में यदि हम बात करें तो डाइक्लोफेनेक पोटेशियम या डाइक्लोफेनेक सोडियम का हम उपयोग कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट जो 3 समस्याओं के बारे में जो कि मेडिकल टर्म में डिफाइन की गई हैं, जैसे कि मायोकेमिया, ब्लेफेरोस्पाज्म और हेमीफेशियल स्पाज्म। इनको हम बात करेंगे कि इनका हम ट्रीटमेंट कैसे कर सकते हैं। तो फर्स्टली बात करते हैं मायोकेमिया। मायोकेमिया के जैसे मैंने कि बताया कि यह एक लाइफ स्टाइल से जुड़ा हुआ है, तो हम इसमें कुछ लाइफ स्टाइल से जुड़ी हुई टैबलेट ही दे सकते हैं, जैसे कि एंटी हिस्टामिनिक या एंटी एलर्जिक टैबलेट लाइक फेनायरामिन मैलिएट या लीवोसिट्रीजिन या सिट्रीजिन। यह एक एंटी एलर्जिक टैबलेट्स का काम करती हैं। और कुछ ऐसी दवाएं दे सकते हैं जो कि बॉडी में इम्प्रूवमेंट लाएं, जैसे कि स्टेरॉइड मीन्स डेक्सामेथासन या बीटामेथासन, या हम उसको एंटी एलर्जिक आई ड्रॉप की भी दे सकते हैं, जिसकी वजह से उसका जो आई स्टेन है वह थोड़ा कम हो जाएगा और जो उसमें जो एलर्जी की वजह से जो भी आई स्टेन दिख रहा है, जो कि आंखों फड़कती हैं, कुछ एलर्जी की वजह से भी फड़कती हैं, तो उसमें हम एंटी एलर्जिक आई ड्रॉप्स आती है तो एंटी एलर्जिक आई ड्रॉप्स भी दे सकते हैं। एंड नेक्स्ट होता है, यदि आपको इन दवाओं का उपयोग नहीं करना है तो लास्ट होता है रामबाण, होता है बोटॉक्स इंजेक्शन, जो कि सभी प्रकार के जो भी मैंने कारण बताए हैं सभी में बोटॉक्स इंजेक्शन तो काम कर ही जाता है। यदि बोटॉक्स इंजेक्शन दे दिया जाए तो आई ट्विचिंग बंद हो जाती है। कुछ और दवाएं हैं जैसे एंटी हिस्टामिनिक, अलग अलग दवाएं अलग अलग डॉक्टर अपनी अपनी चॉइस के हिसाब से यूज़ करता है, लाइक प्रोमेथाजिन या फेक्सोफेनाडिन। ये दवाएं भी उसमें यूज़ की जा सकती हैं मायोकेमिया के इलाज में। नेक्स्ट होता है ब्लेफेरोस्पाज्म। ब्लेफेरोस्पाज्म और हेमीफेशियल स्पाज्म, यह दोनों ही बहुत ही गंभीर समस्याएं होती हैं, जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं ब्लेफेरोस्पाज्म। ब्लेफेरोस्पाज्म एक बहुत ही खतरनाक समस्या होती है जिसका इलाज किसी भी प्रकार की दवाओं के मेडिसिन के साथ नहीं किया जा सकता है। इसका इलाज 2 ही प्रकार के इलाज होते हैं। एक तो होता है बोटॉक्स इंजेक्शन जो 3 से 4 महीने तक दिया जा सकता है, और नेक्स्ट एक इलाज होता है सर्जरी। इस सर्जरी के दौरान जो भी आपकी आई में जो मसल्स होती हैं, जो नर्व टिश्यू हैं, उनको रिमूव कर दिया जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि आपकी जो आई का जो तनाव है, जो मसल्स पर जो तनाव है, टेंशन क्रिएट हुआ है, वह कम हो जाता है और आई ट्विचिंग कम हो जाती है। तो 2 ही इलाज होता है ब्लेफेरोस्पाज्म के, एक बोटॉक्स इंजेक्शन जो 3 से 4 महीने तक दिया जा सकता है, और नेक्स्ट होता है सर्जरी। नेक्स्ट होता है हेमीफेशियल स्पाज्म। हेमीफेशियल स्पाज्म बहुत गंभीर समस्या होती है। इसमें 3 प्रकार से इलाज किया जा सकता है। फर्स्ट होता है इंजेक्टिबल्स और ओरल मेडिकेशंस भी हम इसमें कुछ दे सकते हैं, और लास्ट होता है सर्जरी। तो हम इसमें यदि ओरल मेडिकेशन की यदि बात करें तो लाइक कार्बामेजापिन, एल्प्राजोलम और क्लोनाजेपाम, हम इस प्रकार की दवाइयाँ दे सकते हैं। और यदि हम इंजेक्शन की बात करें तो इसमें भी बोटॉक्स इंजेक्शन उपयोग किया जा सकता है और 3 से 4 महीने तक किया जा सकता है। और लास्ट होता है इसमें ट्रीटमेंट होता है सर्जरी। इसमें भी हेमीफेशियल स्पाज्म में भी सर्जरी की आवश्यकता पड़ सकती है, जिसमें नर्व टिश्यू और आपकी मसल्स को रिमूव किया जा सकता है। नेक्स्ट एंड लास्ट होता है विटामिन डेफिशिएंसी, लाइक विटामिन B1, विटामिन B12, विटामिन B6, विटामिन D, विटामिन C। और इस प्रकार के कई प्रकार के विटामिन होते हैं जो कि निकोटिनामाइड, साइनोकोबालामिन, मिथाइलकोलामिन। यदि किसी पेशेंट को यदि विटामिन डिफिशियंसी की वजह से यदि आई ट्विचिंग हो रही है तो जाहिर सी बात है विटामिन डेफिशिएंसी का हमें टेस्ट कराना पड़ेगा। और मार्केट में इसके इलाज में कई प्रकार की दवाएं आती हैं, जैसे कि टैबलेट्स भी आते हैं, मल्टीविटामिन्स और कैप्सूल भी आते हैं, और इंजेक्शंस भी मल्टीविटामिन्स आते हैं। तो आप इंजेक्शन का भी प्रयोग कर सकते हैं और टैबलेट्स का भी प्रयोग कर सकते हो आपकी इच्छा अनुसार, या आप किसी अच्छे डॉक्टर से कंसल्ट करके आप इन दवाओं का उपयोग कर सकते हो, किसी अच्छे डॉक्टर से ट्रीटमेंट भी करा सकते हो।
तो हमने इस वीडियो में जाना कि आई ट्विचिंग मीन्स आंखों के फड़कने के कौन कौन से कारण हो सकते हैं और किस प्रकार से हम इसका डायग्नोसिस कर सकते हैं, किस प्रकार के कौन कौन से टेस्ट हम लगवा सकते हैं और किस प्रकार से हम इसको पहचान सकते हैं और किस प्रकार से इसका इलाज किया जा सकता है, कौन कौन सी दवाएं इसके इलाज में उपयोग की जाती हैं। आजकल इस समस्या को अंधविश्वास के साथ जोड़ा जाता है, तो हम इसके बारे में सब कुछ अच्छी तरीके से डिटेल्स में समझ चुके हैं। आई होप कि आपको पूरी तरीके से समझ चुके होंगे और आपको यह वीडियो काफ़ी अच्छा भी और लगा होगा और काफ़ी पसंद भी आया होगा। तो यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और यदि वीडियो पर यदि नए हो, चैनल पर यदि नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। चलिए मिलते हैं ऐसे ही किसी नए इंटरेस्टिंग टॉपिक और एजुकेशनल और नॉलेजेबल वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, वंदे मातरम। देखते रहिए फार्मा की ओर।